गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर में पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी और टॉपिक चल रहा है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन यानी जल अवशोषण। ठीक है, तो जल अवशोषण में हमने पिछली क्लास में मैंने आपको जल का मार्ग बताया था। जड़ में जल का मार्ग कैसा होता है, तो जड़ में जल का मार्ग मैंने आपको बताया था कि जो मृदा है, सॉइल वाटर जो है या मृदा जल सॉइल लिख सकते हैं, सॉइल से जाता है ये मूल रॉन्ग में। ठीक है, रूट हेयर से ये जाता है आगे कहाँ, एपिब्लेमा में। ठीक है, एपिब्लेमा से ये जाता है आगे कॉर्टेक्स से जाता है ये एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस में कौन सी कोशिकाएं, पासे सेल। ठीक है, एंडोडर्मिस से आगे ये पेरीसाइकिल से आगे फ्लोएम, और फ्लोएम से आगे जाइलम। तो इस तरह से जड़ में जल का जो मार्ग है वो ऐसा होता है, जड़ में जल का मार्ग। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जो जल का मार्ग है वो मूल कोशिकाओं में संभवतः 3 मार्ग मैंने आपको बताए थे कि 3 तरह के जो मार्ग होते हैं वो पाए जाते हैं। पहला बताया था मैंने आपको एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट में जो कोशिका, एक कोशिका की कोशिका भित्ति से दूसरी कोशिका की कोशिका भित्ति में जल का ट्रांसफर होता है, जिसमें कोशिका के निर्जीव तंत्र भी भाग लेते हैं। तो इस प्रकार का मार्ग कहलाता है एपोप्लास्ट, जो कि जल के कौन से अवशोषण के दौरान होता है, ये होता है निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान। निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान कौन सा मार्ग पाया जाता है, एपोप्लास्ट। दूसरा था सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट में एक कोशिका के कोशिका द्रव्य से दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य में जल का ट्रांसफर। तो इसमें इस प्रकार का जो मार्ग है वो सक्रिय जल अवशोषण के दौरान पाया जाता है। तीसरा जो है वैक्यूप्लास्ट यानी रिक्तिका टू रिक्तिका। तो वो लगभग कैसा होता है, नामुमकिन सा ही होता है, बहुत ही कम परिस्थितियों में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जल अवशोषण की क्रियाविधि। नेक्स्ट है जल अवशोषण की क्रियाविधि। देखिए, जल अवशोषण 2 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला है सक्रिय जल अवशोषण और दूसरा है निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण, पादपों में जल का अवशोषण 2 प्रकार की क्रियाविधि से होता है। पहली है सक्रिय जल अवशोषण यानी सक्रिय विधि, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है निष्क्रिय विधि। तो इस तरह से 2 विधियां पाई जाती हैं। तो सक्रिय जल अवशोषण कैसे होता है, सक्रिय जल अवशोषण कब होता है, तो सक्रिय जल अवशोषण होता है जड़ की कोशिकाएं जब सक्रिय रूप से भाग लेती है जल अवशोषण में, तो सक्रिय जल अवशोषण होता है। दोबारा से सुने, सक्रिय जल अवशोषण में जड़ की कोशिकाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण में पादपों के वायवीय भागों में एक तनाव या बल उत्पन्न होता है और इसी वजह से निष्क्रिय जल अवशोषण पाया जाता है, यानी निष्क्रिय जल अवशोषण तब होता है। ये निष्क्रिय विधि है। ध्यान रखने की बात यह है कि सक्रिय जल अवशोषण के दौरान ऊर्जा का उपभोग होता है। निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान ऊर्जा का उपभोग नहीं होता है। सक्रिय जल अवशोषण के दौरान जिस ऊर्जा का उपभोग होता है वो ऊर्जा आती कहाँ से है, वो आती है कोशिकाओं में उपापचयी क्रियाओं से, यानी अर्थात श्वसन की क्रिया से उस ऊर्जा का निर्माण होता है और उस ऊर्जा को सक्रिय जल अवशोषण यानी सक्रिय विधि के दौरान काम दिया जाता है। निष्क्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पादपों में उनकी कोशिकाओं में उत्पन्न तनाव या बल
काम करते हैं। तो उन्हीं बलों और तनाव की हम बात करेंगे। पहले हम लेकर के चलेंगे निष्क्रिय जल अवशोषण को। निष्क्रिय जल अवशोषण क्या है, ठीक है, बहुत ही आराम से ध्यान से देखना है आपको। पहले हम इसका मार्ग देखेंगे, फिर इसकी क्रियाविधि, ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है वो हम जानेंगे। तो ये है एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट, मैं आपके सामने बना रहा हूँ इस तरह से। ये एक पत्ती का रफली डायग्राम बनाया मैंने, प्रॉपरली नहीं बनाया। ये है इसका जाइलम, इस तरह से ये जाइलम है, ठीक है, और ये है इसकी फ्लोएम, ये फ्लोएम है, और ये है इसमें पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक यानी मीजोफिल, ये मीजोफिल, ठीक है, ये मीजोफिल, और ये नीचे की तरफ फिर से लोअर एपिडर्मिस, ये जाइलम है, ये एपिडर्मिस है, और ये है मीजोफिल यानी पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। तो देखिए निष्क्रिय जल अवशोषण के दौरान होता क्या है। पादप के आधार से, आधार से का मतलब है जड़ों से, पादप के आधार से शीर्ष तक यानी पत्ती तक जल का आरोहण एक जल स्तंभ के रूप में होता है। किस रूप में होता है, एक कंटिन्यूअस कॉलम के रूप में होता है, यानी कि एक सतत रूप से जल स्तंभ के रूप में पाया जाता है। तो जाइलम में उपस्थित जल जीवित कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। ये जो जाइलम है ये जीवित कोशिकाओं के संपर्क में रहता है, इसमें भी रहता है और नीचे तने में भी रहता है, ठीक है। इसके बाद दोबारा से देखिए, मैंने आपको बताया है कि पादपों में आधार से शीर्ष तक जल एक सतत रूप से जल स्तंभ के रूप में पाया जाता है। जाइलम जीवित कोशिकाओं के लगातार संपर्क में रहता है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जीवित कोशिकाएं सक्रिय रूप से उपापचयी क्रियाएं करती रहती हैं, यानी उपापचयी क्रियाएं इनमें होती रहती हैं। तो जल की आवश्यकता इन कोशिकाओं को इसलिए पड़ती है क्योंकि इनमें उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो पर्ण मध्योतक, जैसा आप देख रहे हैं सामने मीजोफिल, मीजोफिल में कोशिकाओं, मीजोफिल की कोशिकाओं को जल की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन करती है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास करती है। यहाँ पर जो रंध्र होते हैं ये वाले, इनसे ये जल बाहर निकलता है। तो सीधी सी बात है कि जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं वो अधिक मात्रा में जल का ह्रास करती हैं। जब ये जल का ह्रास करती हैं, कौन सी क्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। जल के ह्रास होने से इन कोशिकाओं में एक तनाव उत्पन्न होता है। कौन सी कोशिकाओं में तनाव उत्पन्न होता है, मीजोफिल कोशिकाओं में एक तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। और यह तनाव आसन्न कोशिकाओं में जो जल होता है उसको अवशोषित करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जाइलम से जल का अवशोषण करती हैं। जाइलम से ये क्या करती हैं, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जल का अवशोषण किससे करेगी, जाइलम से करेगी। यानी जाइलम में जो जल है वो कहाँ जाएगा, इन मृदुत की कोशिकाओं में, जिन्हें हम पर्ण मध्योतक कोशिकाएं कहते हैं, इनमें आ जाता है, ठीक है। दोबारा से सुनिए, पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जल का ह्रास होता है, जिससे इनमें एक तनाव उत्पन्न होता है। फलस्वरूप यह जाइलम से जल का अवशोषण करती हैं। तो इस क्रिया में जो तनाव उत्पन्न हुआ है पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में, ठीक है, ये तनाव, ये तो खुद तो क्या करती हैं, जाइलम से जल का अवशोषण कर लेती हैं, परंतु अपने तनाव को ट्रांसफर कर देती है कहां पर, यहां पर, यानी जाइलम में। तो ये तो जल आ गया, ठीक है, और तनाव इधर से कहां चला जाएगा, इस जाइलम में आ जाएगा। ये जो टेंशन या जो बल है वो कहां चला जाएगा, जाइलम कोशिकाओं में चला जाएगा। यानी पर्ण मध्योतक कोशिकाएं और जो जाइलम है उन दोनों में आपस में एक्सचेंज हो जाता है।
जाइलम से तो जल चला जाता है पर्णमध्योतक कोशिकाओं में, और पर्णमध्योतक कोशिकाओं में वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप जो तनाव उत्पन्न हुआ है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? जाइलम कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये जाइलम कोशिकाएं इस तरह से देखें हम, ये जाइलम कोशिकाएं पत्ती का पर्णवृंत होता है, ये वाला, ये पत्ती का पर्णवृंत है, तो इसके अंदर जाइलम वाहिकाएं होती हैं, जाइलम होता है, ये जाइलम है। ठीक है, तो ये तनाव जो अब जाइलम में है, कहाँ से आया है? जाइलम में पर्णमध्योतक से आया है। ये तनाव अब कहाँ पहुंच जाता है? पर्णवृंत के जाइलम में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाएगा? पर्णवृंत के जाइलम में। फिर ये पर्णवृंत के जाइलम से कहाँ पहुंच जाएगा? शाखा के जाइलम में, और शाखा से ये कहाँ जाएगा? तने के जाइलम में। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है जल यहां से लेकर एक स्तंभ बना रहा है। आप देख सकते हैं जो तनाव उत्पन्न हुआ था पर्णमध्योतक कोशिकाओं में वो ट्रांसफर हो जाता है जाइलम में, और जाइलम से होते हुए ये तनाव फिर आगे पर्णवृंत, शाखा और तने से होता हुआ अंततः जड़ की जाइलम वाहिकाओं में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अंततः कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये जड़ की जाइलम वाहिकाओं में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जड़ की जाइलम वाहिकाएं हैं। ठीक है, जाइलम है, सॉरी, ये जड़ का जाइलम है। क्लियर? ये इसके आसपास जो बाहर की ओर है ये क्या है? इसका फ्लोएम, ये जाइलम, रूट जाइलम है ये, और ये था स्टेम, ये जो लीफ जाइलम, और ये है स्टेम जाइलम, ये स्टेम जाइलम है। ठीक है, तो जो तनाव था यहाँ पर वो कहाँ आ चुका है? जड़ के जाइलम में आ चुका है। अब ये जो तनाव है जो कहाँ पर है? जड़ के जाइलम रस में है, यानी कि जड़ की जाइलम वाहिकाओं में है। इस तनाव को कम करने का एक ही तरीका होता है, और वो है मूल रोम, यानी मूल रोम के द्वारा ही मूल की जाइलम में उत्पन्न तनाव को कम किया जा सकता है। कैसे? जल के अवशोषण द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये जो रूट है ये किसके संपर्क में रहती है? मृदा के संपर्क में रहती है। और हम जब जानते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जड़ में सबसे बाहर की ओर क्या पाए जाते हैं? मूल गोप पाए जाते हैं। मूल गोप के बाद मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर एलोंगेशन जोन, और फिर आता है रूट हेयर जोन, यानी जड़ों में मूल हेयर यानी रूट हेयर पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, और उन मूल रोमों द्वारा ही जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो ये तनाव जो है वो जाइलम में आ चुका है मृदा के। तो ये जो जाइलम है वो अब जल अवशोषित करेगा। कहाँ से जल अवशोषित करेगा? ये करेगा इस फ्लोएम से। ठीक है, पास की जो कोशिकाएं हैं पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल है। ठीक है, फिर आता है एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, और ये है पेरिसाइकिल। ठीक है, और एंडोडर्मिस के बाद आता है इसमें कॉर्टेक्स रीजन, ये कॉर्टेक्स रीजन आ गया। कॉर्टेक्स भाग वल्कुट क्षेत्र, और वल्कुट क्षेत्र के बाहर होती है एपिब्लेमा, ये एपिब्लेमा है, और एपिब्लेमा पर होते हैं रूट हेयर, ये रूट हेयर है। ठीक है, ये रूट हेयर है, और रूट हेयर लगातार किसके संपर्क में रहता है? मृदा कणों के, ये मृदा कणों के लगातार संपर्क में रहता है। ठीक है, अब देखिए दोबारा से क्या होता है। पहले हम ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से ऊपर चलेंगे। कैसे? देखिए, एक बार थोड़ा सार गर्भित फिर बता देता हूँ। पत्तियों में हम सब जानते हैं रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, और उन रंध्रों से जल लगातार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बाहर निकलता रहता है। तो रंध्रों से जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से बाहर कब निकलता है?
जब पर्ण मध्योतक कोशिकाएं अधिक मात्रा में जल का त्याग कर देती है। जल का त्याग अधिक मात्रा में करती है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, तो इससे इन कोशिकाओं में एक तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव की वजह से ये कोशिकाएं जाइलम से जल ग्रहण कर लेती हैं और अपने अंदर जो तनाव था वो तनाव कहाँ ट्रांसफर कर देती है, जाइलम में ट्रांसफर कर देती है। अब इस तनाव की वजह से इस जाइलम को जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, ये तनाव अपना तनाव कम करने के लिए पर्णवृंत के जाइलम से जल का अवशोषण कर लेगा। यानी इस जाइलम में जल की कमी होने पर यह जाइलम पर्णवृंत के जाइलम से जल का क्या कर लेगा, अवशोषण। फिर क्या होगा, जो तनाव पहले यहाँ था वो तनाव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर ये भी क्या करेगा, पर्णवृंत का जाइलम यहाँ पर अपना तनाव कम करने के लिए ये तने के जाइलम से जल ग्रहण करता है। ठीक है, तो फिर वो तनाव तने के जाइलम में आ जाएगा और ऐसा करते करते वो तनाव जो यहाँ था वो कहाँ आ जाएगा, रूट के जाइलम में आ जाता है, मूल जाइलम में आ जाएगा। मूल जाइलम में जब ये तनाव आएगा तो इसको जल की आवश्यकता होगी, तो ये क्या करेगा, ये जल किससे प्राप्त करेगा, ये अपनी पास वाली कोशिकाओं से, जो इसकी आसन्न कोशिकाएं हैं फ्लोएम, पेरिसाइकिल, इनसे जल ग्रहण करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये तनाव अब यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया है, ये हो गया है पेरिसाइकिल में। पेरिसाइकिल से फिर कहाँ हो जाएगा, ये एंडोडर्मिस की पासेज कोशिकाओं में, मार्ग कोशिकाओं में आ जाएगा। वो तनाव कहाँ गया, मार्ग कोशिकाओं में। फिर मार्ग कोशिकाओं से कहाँ आ जाएगा, कोर्टेक्स में आ जाएगा, क्योंकि मार्ग कोशिकाएं कोर्टेक्स से जल का अवशोषण कर लेगी इस तरह से। फिर कोर्टेक्स में आने के बाद कोर्टेक्स में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। फिर ये कहाँ से जल अवशोषण करेगी, एपिब्लेमा से, और एपिब्लेमा में क्या है, रूट हेयर। तो धीरे धीरे वो तनाव कहाँ पहुँच जाता है, इस रूट हेयर में पहुँच जाता है और इसी वजह से जल का अवशोषण होता है। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब देखें नीचे से जाते हैं, रूट हेयर जल का अवशोषण करते हैं। जल अवशोषित होने के बाद, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में मारक बताया था, जल रूट हेयर के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। रूट हेयर से ये एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस की पासेज कोशिकाएं, मार्ग कोशिकाओं से होता हुआ पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल से होता हुआ अंततः रूट के जाइलम में पहुंच जाता है। रूट की जाइलम तने की जाइलम के साथ इस तरह से तना और रूट जो है लगी रहती है। तो फिर ये जो रूट का जाइलम है, यहाँ से जल कहाँ चला जाएगा, तने के जाइलम में, और तने के जाइलम से ये आगे शाखा, और शाखा से पर्णवृंत से होता हुआ पत्ती के जाइलम तक पहुँच जाता है। और ये जल फिर क्या करेगा, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उत्पन्न तनाव को कम करता है। तो इस तरह से ये जल अवशोषण की निष्क्रिय प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको ये ध्यान रखनी है बात कि अगर वाष्पोत्सर्जन एक सामान्य दर की बजाय अधिक तेज गति से हो रहा है, अगर वाष्पोत्सर्जन सामान्य दर की बजाय अधिक तेज गति से हो रहा है तो अधिकतर कोशिकाएं जल का ह्रास कर देती हैं। ठीक है, यानी कि तनाव अधिक उत्पन्न हो जाता है। क्लियर, परंतु वाष्पोत्सर्जन जब नॉर्मल हो जाता है तो स्फीत अवस्था वापस आनी शुरू हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम क्रिया विधि की बात करें तो इसी में मैं आपको बता देता हूं क्रिया विधि को भी। देखिए, वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न तनाव के कारण यहां पर वाष्पोत्सर्जन हुआ है और इस तनाव के कारण वाष्पोत्सर्जन तनाव कहां पर उत्पन्न हुआ है, तनाव कहां उत्पन्न हुआ है, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। इस तनाव की वजह से चूंकि जल एक कंटिन्यूअस कॉलम के रूप में है, तो इस तनाव की वजह से जड़ों की जाइलम में, जो जड़ों की जाइलम है, उन जाइलम में, जाइलम वाहिकाओं में डीपीडी का मान बढ़ जाता है। डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, डीपीडी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, किस में बढ़ जाता है, रूट जाइलम,
रूट जाइलम में डीपीडी का मान बढ़ जाएगा। अब डीपीडी का मान, डीपीडी यानी विसरण दाब न्यूनता, यहां पर डीपीडी का मान क्या है, ज्यादा है, तो ये अपना डीपीडी कम करने के लिए अपनी पास वाली कोशिकाओं से जल अवशोषित करती है, यानी कॉर्टेक्स रीजन से जल का अवशोषण करती है। यहां से जल आएगा तो ये अपनी डीपीडी को कम कर लेगी। ठीक है, एक बात शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर जल की समुचित मात्रा उपलब्ध होती है वहां पर डीपीडी कम होता है, और जहां जल की कमी होती है वहां पर डीपीडी ज्यादा होता है। तो यहां पर जल की कमी है क्योंकि तनाव की वजह से ये कोशिकाएं जल अवशोषित करेगी। अब क्योंकि जल की कमी है तो इस क्षेत्र का डीपीडी ज्यादा है, तो ये अपना डीपीडी कम करने के लिए वलकुट की कोशिकाओं से जल का अवशोषण करती है। फलस्वरूप क्या होगा, इसका डीपीडी तो कम हो जाएगा परंतु कॉर्टेक्स रीजन का डीपीडी बढ़ जाएगा, तो फिर ये अपना डीपीडी कम करेगी।